अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में, जहां मेरे पीछे है घंटाघर, मशहूर घंटाघर जिसके गिर्द 8 बाज़ार हैं। ये बाज़ार लेकिन इस वक्त वीरान पड़े हैं। इस वीरानी की वजह क्या है और जो टेक्सटाइल का पहिया जाम हो रहा है, टेक्सटाइल का या तो साइज़ सुकड़ता जा रहा है या फिर यूनिट्स बंद होते जा रहे हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, ताजरान क्या कहते हैं, नई टैक्स पॉलिसी इसकी किस हद तक जिम्मेदार है, और वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसको अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है, वो इसमें किस हद तक संजीदा है। ये तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए आज हम लोग की टीम यहाँ फैसलाबाद में पहुँची है। हम ताजरान से बात करेंगे, यूनिट्स का भी मुआयना करेंगे, यूनिट्स जाकर देखेंगे कि वहाँ पर अब क्या सूरत है, पहले कारोबार कैसा था, अब कैसा है, क्या कोई बेहतरी आई है या बेहतरी के चांसेस हैं या नहीं। तो आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की दम तोड़ती सनतों के नाम। फैसलाबाद के घंटाघर के कारखाना बाज़ार में सख्त मैं हूँ। यहाँ पर जो कारोबार की हालत है वो भी हम जान रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो दुकानदार हजरात हैं, और दुकानदार हजरात के साथ साथ जो यहाँ पर कपड़ा रख कर बैठे हुए हैं, इनका माजी क्या था, हाल क्या है और ये मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, इनका कारोबार कैसे चल रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर साहब, कारोबार की क्या हालात है? हालात तो बहुत ख़राब है। बैठे हुए हैं? हाँ बैठे, क्या करें, कारोबार नहीं हो रहा, क्या वजह है? महंगाई किसने की है? इमरान खान ने। इमरान खान तो कहते हैं मैं आवाम की बेहतरी के लिए आया हूँ, तब्दीली लेकर आया हूँ। नहीं। अच्छा, कोई बेहतरी नहीं है? पिछली हुकूमत ठीक थी या तब भी ऐसे मामला थे? ऐसे जरा अब ज़्यादा हो गए। कितने बजे आप ये यहाँ पर कपड़ा? 6 बजे सुबह। हाँ जी। आज के दिन में कोई बिक्री हुई है? नहीं, आज 8-10 सूट बेचे बस। वैसे आमतौर पर कितने बिका करते थे? वही 40-50। 40-50 से ये तादाद 8-10 पे आ गई है। घर कैसे चलता है फिर? बात बाहर किसको मंगा के चाय बेच के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपका नाम जनाब? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब, कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार ठीक है जी। ठीक है, दुआ करते हैं। आपके हमसाए तो मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं मुतमईन है। पीटीआई का हूँ। इसलिए मुतमईन है सिर्फ कि आप पीटीआई के हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप पीटीआई के हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप समझते हैं कि जी आपके मतलब जो चेयरमैन है या हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, सही पॉलिसीज़ हैं उनकी? बिल्कुल एक नंबर पर। कोई महंगाई नहीं हुई है? बिल्कुल कोई नहीं। बिजली महंगी नहीं हुई है? ना, कोई नहीं। ये हमने ताजरों ने ऐसे किया सब कुछ। तो ताजर कसूरवार है ना? बाहर है, ताजर झूठ बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आज कितनी बिक्री हुई है? आज वही 5-6 हज़ार हुई है, बाकी सही है। कुछ कितने सूट बिके हैं? 15 बिके होंगे, 12-15। ये साहब बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, प्रूविंग होना चाहिए, और हम भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हालात कुछ बेहतर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी आप? क्या नाम है आपका? अकबाल। कारोबार के हालात क्या हैं जनाब? कारोबार 2 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की है जी। 2 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की? जनाब सुन लें, भाईजान आपके हमसाये कह रहे हैं 2 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की उन्होंने। है वो तो मुतमईन है, वो कह रहे हैं नहीं बेहतर। ताजर जो है ना ये झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं। नहीं, वो ताजर झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। आप झूठ नहीं बोल रहे, तो हालात यानी बदतर हुए आप कह रहे हैं? ना कल बिस्मिल्लाह किया ना आज बिस्मिल्लाह किया। घर कैसे चलता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर तो अल्लाह पाक ने चलाना ना, इंसान ने नहीं चलाना, घर उसने चलाना है। आपको कोई उम्मीद है अभी, चूंकि वैसे भी 1 साल हुआ है इस हुकूमत को, आगे उम्मीद है कि हालात बेहतर अल्लाह करे, अल्लाह जो नेक हदायत दे देते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ज़ाहिर है जी, अल्लाह ताला ने ही हिदायत देनी है, और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हिदायत देनी है तो मामलात बेहतर होने हैं, उसके बगैर नहीं चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हालात है जी कारोबार के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर है। शुक्र अल्लाह पाक। यानी जो महंगाई की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके कारोबार पे? नहीं, शुक्र अल्लाह पाक ज़ात। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर से जो मेरी बात हो रही है, ताजरान से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि एक तो सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, बाकी टैक्सेस की भरमार इतनी हो गई है कि हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। आप इत्तफाक करेंगे इससे? नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान में कुछ हालात ऐसे हैं क्योंकि ना गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ नहीं अच्छी, वो टैक्सों की वजह से जो ना जो भी मामले हैं ये सब के साथ हैं, लेकिन ये कि इनको जो ना टैक्स में रिलीफ देना चाहिए। गवर्नमेंट को जो ना टैक्स में रिलीफ देंगे तो ताजर जो ना खुलकर काम कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप बताएं जी, टैक्स हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है?
आपके ख्याल में? हुकूमत की पॉलिसी तो ठीक है, मगर आवाम इस चीज़ को समझ नहीं पा रही या फिर अच्छे तरीके से बताया नहीं जा रहा। लेकिन अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक हैं तो बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा, ये क्या है? सरकार बिजली की कीमतों में जो इजाफा है वो गरीब आदमी के लिए तो उन्होंने नहीं रखा, 300 यूनिट तक तो वैसे फ्री उन्होंने कहा कि नॉर्मल रेट है, इससे ऊपर वाले के लिए है। अगर एक बंदा टेक्सटाइल चला रहा है, कोई यूनिट चला रहा है छोटा, और उसके साथ जुड़े हुए लोगों का रोज़गार भी उससे वाबस्ता है, उसके लिए तो फिर फ़र्क पड़ेगा ना। सरकार वो ये भी तो देखे ना, वो इतने सालों से टैक्स ही नहीं दे रहे थे, हुकूमत इनको टैक्स यूनिट में लेके आई है कि आप हमें टैक्स दें। अब जैसे ब्रांड आइटम है, बाटा है, सर्वस है, बोरजान है, ये सब टैक्स देते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ताजिर हज़रात जो हैं असल में ये टैक्स नहीं देते, इसलिए ये चीख रहे हैं, ये सब लोग चीख रहे हैं। असल में ये टैक्स इनको देना चाहिए, टैक्स जो बनता है वसूल। अभी देखें कपड़े के रेट जो पहले थे, जब से हुकूमत ने टैक्स लागू किया अभी तक इन्होंने टैक्स तो नहीं दिया, मगर उन्होंने कपड़े के रेट तो बढ़ा दिए। यानी बोझ जो है आवाम पे पड़ना है। बहुत शुक्रिया। 35% तक रेट बढ़ाए इन्होंने। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं जी और कुछ मज़ीद दुकानदार हज़रात से बात करते हैं, उनके हालात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी कारोबार के? कारोबार मंदे अंदे इस हुकूमत में या पहले भी यही चल रहा था तसलसल? पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत वो तो सही थी, शुक्र अल्लाह का जोंदा है अपना काम का बेड़ा गर्क होया सारा ही। तो क्या वजह है, इनकी तरजीहात कुछ और हैं? नहीं, महंगाई कुछ बहुत हो गई है तो काफ़ी अपना कारोबार का असर है बहुत शदीद। आज आप सुबह से बैठे हुए हैं, मतलब मुझे याद है कि पहले बड़ा रश होता था यहाँ पर, आवाम का, लोग आते थे खरीदार। आजकल क्या रश नहीं है? मौसम इसकी वजह है या महंगाई वजह है? मौसम महंगाई की वजह कुछ ना कारोबार बहुत ठप हुए है, महंगाई बहुत हो चुकी है। नवाज शरीफ जो हुकूमत की कारोबार बिल्कुल सही से माशाल्लाह चलते थे, तो महंगाई भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कारोबार कैसे चल रहा है जी? कारोबार तब्दीली आई है कारोबार में भी या नहीं? नहीं, कारोबार में तब्दीली नहीं आई। तब्दीली जो उन्होंने लानी थी वो बहुत अच्छी तरीके से लाए हैं। तब्दीली ये मुस्बत है मनफी है? मनफी है बहुत, मुस्बत कोई नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। हर चीज़ आपके सामने आप देख ही रहे हैं। पीटीआई तो कहती थी कि हम आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करेंगे, बेहतर कर देंगे हालात, कारोबार भी अच्छा होगा, तो फिर दावे थे सिर्फ दावे थे, कुछ भी नहीं किया। आप मुल्क की मईशत का हाल देख लें, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, पहले था 54,000 नवाज शरीफ के दौर में, अब 33,000, 34,000, 27,000 बहुत नीचे आ रहा है मुल्क की मईशत। साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हालात हैं जी कारोबार के? कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। ये इस हुकूमत में या पहले से ये हाल था? इस हुकूमत में पहले तो बहुत अच्छे थे, हालात ठीक थे। अब जो एतराज़ है ताजरों को सबसे ज़्यादा वो टैक्स पर है, 17% सेल्स टैक्स और बाकी टैक्सेस पे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ताजरों को टैक्स नेटवर्क में लाया जाए? टैक्स नेटवर्क में सबको आना भी चाहिए और टैक्स देना चाहिए ताकि गरीब आवाम को सहूलियात मिले, लेकिन तरीकाकार सही नहीं है। क्या तरीकाकार गलत है? ब्लैकमेलिंग किसकी? FBI की? किस तरीके की ब्लैकमेलिंग? भाई टैक्स लगना चाहिए एक जगह पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रेडिंग पे, रिटेल पे, सब पे लगा रहे हैं। तो एक जगह टैक्स होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे कोई मसला नहीं है। यहाँ जो छोटे दुकानदार हैं क्या तमाम लोग टैक्स नेट में हैं? आप टैक्स देते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स पेयर हूँ। जो छोटे दुकानदार हैं क्या वो टैक्स देते हैं? तकरीबन काफ़ी लोग देते हैं, कुछ नहीं भी देते। जो नहीं देते उनको देना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके गिर्द तो शिकंजा सख्त होना चाहिए ना? हाँ, तो ये है ना कि ये आवाम को फैसिलिटेट भी तो करे ना, आवाम के लिए किया गया है कोई सहूलत। ब्रोकर है ना, असल उन्होंने लोगों को मरवाया वा। किस तरह? वो मुहत दी विचों कमीशन लैके ना तुहाडा कोई रुपया लगा ना मेरा लगा, वो अपनी कमीशन बना के। फिर हुकूमत को तो उनको पकड़ना चाहिए ना? पकड़ना चाहिए। साडा दा विच एवें दुकानदार को नहीं पकड़ना चाहिए। ये ब्रोकर हैं, शाम को आते हैं, आपने मंडी लगी देखी होगी, वो है ना खड़े होकर लाखों का करोड़ों का काम करके चले जाते हैं। इधर हमसे भी कमीशन खा जाते हैं और दूसरी पार्टी भी कमीशन खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सिर्फ कारोबार की तरफ भी ध्यान है, सिर्फ आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं? नहीं, मोबाइल में नहीं, कारोबार की तरफ भी ध्यान है। कारोबार है
कारोबार नहीं है, इसीलिए तो मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। ये बताएं, आप नौजवान हैं, चूंकि नौजवानों की अक्सरियत जो है वो पीटीआई के साथ थी और इमरान खान साहब का जो विजन है उसको सपोर्ट करती थी। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट किसको दिया, लेकिन आपको क्या अभी भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए हैं आवाम के साथ वो पूरे करेंगे, या फिर वो सिर्फ वादे ही थे? उन्होंने तो वादा कोई भी नहीं पूरा किया। आज तक जितने भी वादे उन्होंने किए हैं उन्होंने कोई वादा भी अपना पूरा नहीं किया। कोई एक वादा तो बताए जो उन्होंने पूरा किया है। तो ये तब्दीली ख्वाब थी, बस ख्वाब थी, वो सिर्फ यही ख्वाब ही रह गया है। वो तो होगा क्या, अंजाम क्या होगा इस गुलिस्तान का? यही होगा, अब क्या कह सकते हैं। अब जी रहे हैं, सबके साथ जी रहे हैं, सबके साथ लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं जी, और ताजरान की, दुकानदार हजरात की आप बातचीत सुन रहे हैं। शिकायत हैं इनके शिकवे हैं, और इनके ये शिकवे के जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर दिया था या उसमें हालात की बेहतरी का जो दावा किया था वो अभी तक पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार टेक्सटाइल का है, लेकिन ये टेक्सटाइल ज़बू हाली का शिकार है। क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर टेक्सटाइल अब वैसी नहीं रही जैसे माजी में हुआ करती थी, और ताजरान क्यों परेशान हैं? ये सब सवालात के जवाब जानने के लिए इस वक्त हम फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं। अभी बात करते हैं ताजरों की और ताजरों के मसाइल की और इनके मुतालबात की। बारी बारी सब शख्सियात से जो मेरे साथ मौजूद हैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? असलम बली मेरा नाम है जी। और आप? मैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद सिटी का सरपरस्त आला हूँ, जो शहर की ताजरों की सबसे बड़ी तंजीम है फैसलाबाद की। असम साहब, ये टेक्सटाइल, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि एक ज़माने में टेक्सटाइल की बुनियाद पर हमारी मईशत चलती थी, लेकिन अब टेक्सटाइल ज़बू हाली का शिकार है। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ताजर परेशान है, कारोबारी तबका परेशान है। वजूहात क्या है? भाई बात यह है कि ये 65% यहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस है फैसलाबाद में, और इसको टेक्सटाइल सिटी ही कहा जाता था। पिछले अदवार में जो हुकूमतें थी, टेक्सटाइल का जो मिनिस्टर बना था वो फैसलाबाद से ही बने थे। अकरम अंसारी साहब थे, फारूक सईद साहब थे, दूसरा, और वो इसको देखते थे, वॉच करते थे, बिजनेस को देखते थे। अभी तो यहाँ पे ये हालत है कि इंडस्ट्री यहाँ की बंद पड़ी है टेक्सटाइल तकरीबन, जिसमें 4 या मुख्तलिफ 5 शोबे हैं। साइजिंग है, लूम्स हैं, प्रिंटिंग है, डाइंग है। उसके बाद हमारा छोटा ताजर आ जाता है। हमारे पास कोई कैपेसिटी इस वक्त नहीं रही, हमारी कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से हमारा माल महंगा हो गया, उसके साथ माल महंगा हुआ, उसकी प्रिंटिंग महंगी हो गई। कपड़े का रेट जो पहले 100 रुपये मीटर था, अब वो 400 रुपये मीटर है। यहाँ पे जो सूट 1100 का बिकता था अब 2200 का 2300 का बिक रहा है, और उसकी वजह से लोग नहीं हैं। आप ये देखें कि मेरे शहर में आप बैठे हैं, खड़े हैं घंटाघर में, यहाँ से आप पैदल नहीं गुजर सकते थे। आप अपनी गाड़ी भगा के यहाँ ले आए, और अगर आपको कैमरे की आंख आपकी दिखाए तो आप देखेंगे सारे बाजार इस वक्त सुनसान और वीरान पड़े हैं। 25% हमारा वॉल्यूम रह गया बिजनेस का, 75% वॉल्यूम नहीं है। अच्छा असल साहब, हादसा एकदम नहीं होता, रातों रात नहीं होता। यहाँ तक हालात पहुँचने में आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है, गुज़श्ता या उससे भी गुज़श्ता तमाम हुकूमतें उसकी बराबर की जिम्मेदार? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के आने के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मनफी? हाँ, माइनस, नेगेटिव गए हैं हम। एक तो टैक्सेस की भरमार है हमारे ऊपर। पहले ही सूबाई महकमा जात, वफाकी महकमे, वो देखें तो उनका कोई आप गिनती नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। ऊपर से हम लोगों को इन्होंने खौफजदा इतना FBR ने कर दिया है कि हम लोग अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे। हमारे पास जो रिटेल का या रूटीन का गाहक होता है, उसके अलावा हमारे पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते थे जो अपने पैसे लगाते थे अपना नफ़ा करने के लिए। जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर मुनाफा नहीं कमाएंगे तो मईशत कैसे चलेगी। वो हमारा इन्वेस्टर भाग गया। लेकिन FBR कहती है और हुकूमत कहती है कि ये ताजर टैक्स देना नहीं चाहते, इसलिए शोर मचा रहे हैं। ये एक ही रट लगा रही है ये हुकूमत, या ताजर टैक्स चोर है या सियासतदान टैक्स चोर है, ब्यूरोक्रेसी चोर नहीं है। ये जो हुकूमत में बैठे हैं ये चोर नहीं है। FBR वाले जो है वो दूध के धुले हुए हैं। यहाँ पे आपको भी पता है, मुझको भी पता है, हर बंदे को पता है जितनी करप्शन जो है ये ब्यूरोक्रेसी में और FBR में है वो है ही नहीं। हम इस बात पे भी एहतजाज करते हैं कि इन्होंने ताजरों को जो टैक्स चोर कहना शुरू किया, वो इसको बंद करें अब इस मजाक को। ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है असल साहब, यहाँ से बहुत सी शख्सियात हैं, जैसे अभी हाल ही में फ़ारूक हबीब साहब यहाँ से इलेक्शन जीते हैं और असम्बली में पहुँचे हैं।
तो ये लोग जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त तुम्हें नज़र आता था सड़कों पर फिर भी रहे होते थे, अभी उसके बाद क्या एक्सेस है आप का इन तक, और क्या आपने अपना मसाइल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो इन तक पहुँचाई? ये मेरे सारे दोस्त जितने खड़े हैं ना, ये ताजरों के नुमाइंदे हैं इन बाज़ारों के। कोई टेक्सटाइल के मुतल्लिक़ है, कोई अपना ब्रांडरस रोड जैसे आपकी मार्केट है, रेलवे रोड के मुतल्लिक़ है। ये सारे लोग वो हैं जो अपने अपने बाज़ारों के नुमाइंदा करें। इन सब से पूछ लेंगे कभी उन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता किया? जब वो इलेक्ट होके आए, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ यहाँ के MP हजरात का, MNA हजरात का और मिनिस्टरों का। हम अकेले अकेले बंदे के पास गए हैं, हमारी यूनिटी, हमारा ये अंजुमन ताजरान की पूरी जमात, भाई किसी ने हमें नज़दीक नहीं आने दिया, हमारी किसी ने सुनी नहीं। यहाँ पे जो फूड स्टफ़ का कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे ऊपर फूड अथॉरिटी जो है वो ज़्यादती कर रही, जबकि हमारे स्पीकर परवेज़ इलाही साहब ने खुद कहा कि ये फूड अथॉरिटी ज़्यादती कर रही है, इसके जो SOPs हैं और कानून है वो यकसर मुख्तलिफ, वो गलत है। मगर इस बात को लेके जब हम मिनिस्टरों के पास गए कि यार हमारी को मदद करें, हमारे को SOPs तय करवा दें इनके साथ, उन्होंने हमें ही उल्टा कहना शुरू किया, यार आप तो मिलावटी हो। हमारी बात सुनने के बगैर हमारे साथ उन्होंने बात करना पसंद नहीं की। इनका कोई राब्ता नहीं है भाई, यही सबसे बड़ा नक्स है इस वक्त कि इनका ताजरों के साथ, दुकानदारों के साथ, मजदूर के साथ किसी किस्म का वो राब्ता नहीं है जो पिछले। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, मज़ीद शख्सियत से बात करते हैं। आपका नाम और ओहदा जी? आफ्ताब बर्जी, नायब सदर सुप्रीम सिटी फैसलाबाद और जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड जी। आफ्ताब साहब, जिस तरह असलम साहब बता रहे थे कि यहाँ मुझे भी याद है बड़ा रश हुआ करता था, गुजरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं आराम से, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। ये कारोबार इसी हुकूमत में आके मुतासर हुआ है? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा ताजरों का कुछ सियासी इवेंट होता नहीं है। हम ताजर काज में बात करते हैं, और जब से यह गवर्नमेंट हुकूमत आई है नया पाकिस्तान में, इस वक्त जो उन्होंने कहा था कि गरीब हमने मारना है, वो उसी पे चल रहे हैं। इस वक्त जो हमारी मार्केटों के हालात हैं, यकीन करें कि ग्राहक सारा दिन इंतजार करते थे, ग्राहक नहीं आता, और ग्राहक में सख्त नहीं रही कि वो हम माल परचेज कर लेंगे, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री से काम है, वहाँ इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी हुई है, और जब इंडस्ट्री बंद होगी तो वो कहाँ से हम सामान खरीदेंगे। अच्छा, सूतर मंडी में जो कारोबार होता है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर्चियों पर कारोबार चल रहा होता है और एतबार पर, ज़बान पर चल रहा होता है, तो ये जो स्ट्रेटजी है कि टैक्स नेट में सबको लाया जाए, प्रॉपरली बैंकिंग के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस हों, क्या ये स्ट्रेटजी मुल्क के लिए या मुल्क की मईशत के लिए बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है? नहीं, इसमें तो वो जो टेक्सटाइल का काम करते हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन जो इस वक्त हालात पैदा किए हुए हैं हुकूमत ने, जो हुकूमती नुमाइंदे खासकर जो इस वक्त हमारे शहर के जो MPs MNA हैं, वो तो हमें देखना भी बुरा नहीं कर रहे। वो हमारे मसाइल तो बहुत दूर की बात है, हम भी शहर के हैं ना, हमने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन हम इस शहर के बासी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारा इतना तो हक बनता है कि हमारे साथ जो हमारे मसाइल वो उसको डिस्कस करें, हमें बुलाएं, हमें अपने इदारों के साथ अपने जो इनके जो मामले हैं वो हमारी वो करवा सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रब्ता करते ही नहीं। आपका नाम जनाब और ओहदा? अब्बास हैदर शेख, जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद। क्लॉथ के क्या हालात हैं, कपड़े के क्या हालात हैं, कारोबार के क्या हालात हैं? सर, आपके सामने बाजार है, बेड़ा गर्क हो गया है, एक साल में मईशत जो है वो तबाह हो गई है। आपने देखा होगा यही वो घंटाघर चौक है जहाँ पर लूमे जो है 40 रुपए किलो के हिसाब से एहतजाज करते रहे लोग। इन्होंने मार्केटों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये अपना आए थे कि लोगों को मकान देने हैं, घर देने हैं, इन्होंने नौकरियां देनी हैं। ये फैसलाबाद जो है टेक्सटाइल सिटी है, ये चिमनियां जो है यहाँ का धुआं यहाँ की खूबसूरती है। मगर आज आप देखें स्मॉल स्टेट में चले जाएं, अभी तमाम इंडस्ट्री बंद है, जो मजदूर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। उसकी क्या वजह है? हुकूमत की पॉलिसियाँ नहीं है, यहाँ पर दुकानदार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलते, यहाँ पर कारोबार नहीं है। जो डॉलर की कीमतों में इजाफा हो चुका है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है, गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। मुझे बताएं, ये जो पहले ही 30 से 40% महंगाई में इजाफा हो चुका है, अब कैसे ये दुकानदार कारोबार कर सकते हैं? मिलों वाले कैसे मिलें चला सकते हैं? तो यूनिट्स बंद हो रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि लोग अपना सरमाया बाहर मुंतकिल करें दूसरे मुल्कों में, ऐसा भी हो रहा है जी? सर, मुंतकिल कहाँ करेंगे? सरमाया रहेगा तो मुंतकिल होगा, कैसे मुंतकिल होगा? सर, मिलें बंद हो गई हैं, या मिलें अब जो 10 करोड़ की मिल थी आज उससे पूछ ले वो 5 करोड़ की कोई नहीं खरीदेगा।
क्योंकि उसको पता है जिसने खरीदनी है उसको भी पता है कारोबार कोई नहीं चलना मेरा। हल क्या है बात सर इसका? सर हल ये है, गवर्नमेंट को चाहिए ताजरों के साथ बैठ के मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। जैसे इन्होंने पहले बिजली का यूनिट किया था 11 रुपये यूनिट, आपके इल्म में है इमरान खान साहब फैसलाबाद आए थे, उन्होंने यहाँ पर 11 रुपये यूनिट करके गए थे, मगर 1 महीने बाद ही उन्होंने 22 रुपये यूनिट कर दिया। मुझे बताएं जिस बंदे ने सौदे बेचे थे 11 रुपये यूनिट बिजली के हिसाब से, वो फ़ायदे में रहा कि नुकसान में? उसने तो एडवांस सौदे बेच दिए थे 3-3 4-4 माह के एडवांस, वो बेचारे की तो मिलें बिक गई हैं। सही है। आपका नाम जनाब और आपका ओहदा? मोहम्मद फाजल, जनरल सेक्रेटरी कराना एसोसिएशन, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम अंजमन ताजरा। अच्छा, आपके ख्याल में जो नई हुकूमत आई है क्या इनकी तरजीहात कुछ और हैं? मुल्क की मईशत को ये कहते तो हैं, दावा करते हैं कि हमने बेहतर बनाना है और हमें मईशत बड़ी बुरी हालत में मिली है, लेकिन क्या वजह है कि हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं? बात ये है जी, हम बचपन में सुनते थे जो कमाऊ बेटा होता है ना, माँ बाप उसका ख्याल रखते हैं। इधर ये हो रहा है जो कमाने वाला है उसको दबाया जा रहा है और जो स्मगलर है, जो बॉर्डरों से माल लेके आ रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हमने 3 साल से इंपोर्ट बंद की हुई है। क्यों, कैसे करें? 350 रुपये किलो मगज़ बादाम पे ड्यूटी है, ये इधर से वाना से अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे तो मईशत नहीं चलती, ये तो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। इनको चाहिए ताजरों से मिलके मुज़ाकरात करें और ये जो रॉन्ग वे है इनको बंद करें ताकि इंपोर्ट हो सके, और इधर जो छोटा ताजर है उस पर फिक्स टैक्स का निज़ाम लाएं। लेकिन मिले तो थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची में ताजरों से, लेकिन हल कोई नहीं। मैं खुद गया हूँ उस मुज़ाकरात में, हमाद अज़हर से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी हमें बताएं, हमने सारा कुछ बताया, इंशाल्लाह जी हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलके ये सारी आपकी बातें मनवाएंगे, आप तो सच्चे हैं। लेकिन जब हम फैसलाबाद आते हैं तो फिर वही शनाख्ती कार्ड लाओ 50,000 से ऊपर, वो 2-2 गाड़ियाँ रोज़ निकल रही हैं वाने से, अफगानिस्तान से, चमन से, 2-2 ट्रक कंटेनर जिस पे 40-40 लाख ड्यूटी है, कोई नहीं पूछने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम और ओहदा? जी राना यूब जी, गल्ला मंडी से। गल्ला मंडी की क्या हालात है राना साहब? मैं इसी मौजू पर बात करूँगा। गल्ला मंडी का हशर ये हो चुका है कि हम दुकानें बंद करके बस घर को जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा क्यों? किसकी पॉलिसी की वजह से? ये हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। क्या वजह क्या है? क्या इनको पता? सर एक सवाल, इनको पता नहीं है, इल्म नहीं है, ये जानबूझ के कर रहे हैं? सारे लोग कारोबारी हैं, किसी का चीनी का कारोबार है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। वो चीनी वाले तो खुशहाल हैं जी, बैठे हुए आराम से। चीनी वाले तो खुशहाल हैं, उन्होंने तो अरबों रुपया कमा लिया, उन्होंने तो अरबों रुपया कमा लिया इस दफ़ा। हमारी गल्ला मंडी की ये हालत है कि एग्रीकल्चर का हमारा काम है, हम कमीशन का काम करते हैं, आप सारे ज़िम्मेदार लोग हैं, आपकी हमारे पास अजनास आती हैं, हम फ़रोख्त करते हैं, 1.5 रुपया हमारा कमीशन है। हम पे टैक्सों की भरमार इतनी ज़्यादा कर दी है इन्होंने, 1 लाख रुपया तो कर दिया हमारी लाइसेंस फीस पे इन्होंने। अच्छा, सालाना। पहले कितना था? जो 202 रुपये था पहले, 202 से बढ़ाकर 202 रुपये से बढ़ा के पिछली हुकूमत ने किया 7500 रुपया। ठीक है, मुस्लिम लीग की ने। अब इन्होंने 75,000 का 1 लाख कर दिया, और फिर सेल टैक्स कहते हैं 17% सेल टैक्स दें, मार्केट कमेटी फीस हम डेली देते हैं इनको, वो दें, हमारी दाल फैक्ट्रियाँ हैं उन पर टैक्स कितने लगा दिए। यानी पोजीशन ये है कि यही रह गया कि हम दुकानों पे ना आएँ, काम बंद कर दें। ये जो लोग दालें, चावल, चीनी, आटा उधर से खरीदते हैं, इनको हुकूमत देने लग जाए और हम अपने घरों को पे बैठे। लाहेमल क्या आपका जी, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती और इसी तरह से चलते रहते हैं हालात? लाहेमल हमारा ये है ताजरों का कि अभी इन्होंने बुलाया है, 15 रुकनी एक कमेटी बनी है, इस्लामाबाद बुलाया है, वो देखते हैं ताजर क्या करते हैं। अल्लाह ताला खैर करे जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने कुछ ताजरान के, कुछ शख्सियात की आपने बातचीत सुनी है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये बाज़ार 8 बाज़ार, यहाँ एक इस तरफ भी ये देखिए, तमाम जो बाज़ार हैं इनमें रश उस तरह से नहीं है, और जो भी फैसलाबाद से वाक़फ़ियत रखने वाला शख्स है वो ये जानता होगा, वो ये समझता होगा कि यहाँ दिन के इस वक्त किस कदर रश हुआ करता था, किस कदर लोग हुआ करते थे, लेकिन कारोबार मुतासर हो रहे हैं। अब
ये सिर्फ फैसलाबाद का मसला नहीं है, ये सिर्फ इन ताजरान का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। इस मसले को हल करने के लिए संजीदगी की ज़रूरत है, इनकी बात सुनने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब बातें ठीक कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम इनकी बात सुनी जाए और अपनी बात भी कही जाए और उसके बाद एक ऐसा लाहेमल मुरतब किया जाए, सोल्यूशन निकाला जाए, हल निकाला जाए कि पाकिस्तान की जो दम तोड़ती मईशत है, दम तोड़ती सनत है, टेक्सटाइल सनत है, ये दोबारा से बहाल हो सके और दोबारा से हालात वैसे हो सकें जैसे माजी में हुआ करते थे। हसन, कपड़ा बनने के कई मराहिल होते हैं, लेकिन धागे से कपड़ा बनाने का जो अमल है वो लूम्स के ज़रिए मुकम्मल किया जाता है। तो मैं एक ऐसी जगह पर फैसलाबाद में पहुंचा हूं जहां पर लूम्स लगी हुई हैं, 40,000 के करीब यहां पर लूम्स मौजूद हैं। तो यहां पर अब जाकर लोगों से भी बात करेंगे, जो ऑनर है उनसे बात करेंगे और कारोबार किस तरह चल रहा है इस हवाले से आगाही हासिल करेंगे। मशीन पर काम उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब उस पर वर्कर मौजूद हो और वर्कर मेहनत करके, मजदूरी करके उस मशीन को चलाता है। और यहाँ पर भी कपड़ा बनाने के लिए यही वर्कर्स काम कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर साहब यहाँ पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, डेली वेजेस पे हैं? हाँ जी, डेली। तो कितने घंटे आप यहाँ पे जॉब करते हैं? दिन रात की 14 घंटे, दिन की 10 घंटे। खातिर खा मुआवजा मिलता है, घर सही चल जाता है आपका? बाजी गुजारा मुजारा ये कर चलना तो देख रही है किस तरह चल रहा है। अच्छा, जब लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, काम बंद पड़ा होता है, या कोई एहतजाज होता है, कोई हड़ताल हो रही होती है तो काम बंद पड़ा होता है, उस दिन फिर कैसे गुजारा होता है? गुजारा तो बहुत औखा होता है जी, बस करिए भी की हम करना पैंदा। पर नई हुकूमत आई है, कोई महंगाई में कमी हुई है या नहीं? कमी नहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई, महंगाई फिर हो गई है। किधर जाएंगे हालात? ये हालात बहुत पैड़े हो गए, बहुत औखी होगा काम मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे खैर करे जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? शफीक, मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक साहब यहाँ पर काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, मुश्किल है जी? मुश्किल ही तो है जब घर का खर्चा नहीं चलता। तो जब बंद होता है काम, हड़ताल हो रही होती है, कोई जुलूस निकल रहे होते हैं, बिजली नहीं आ रही होती, कोई और मसला होता है, तब फिर घर का खर्चा कैसे निकलता है? बस गुजारा तो उनका। गुजारा करते हो तो पैसे सही मिलते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मजदूरी सही मिलती है। अगर बीमार हो जाते हो खुदा ना खास्ता फिर क्या होता है? अल्लाह की सब्र। अल्लाह के सब्र। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह के सब्र तो जी हम सब हैं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत आई हुई है, महंगाई बढ़ रही है, हम अल्लाह ही के सुपुर्द हैं और अल्लाह के बंदों को नोटिस लेना चाहिए आवाम की हालत बेहतर करने के लिए। वैसे तो मौजूद हैं चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स ओनर्स एसोसिएशन के जनाब वहीद रामे साहब। इनके इस यूनिट का भी विजिट करते हैं, इनसे बात चलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जी, दिखाएं यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ जी कपड़ा बना रहे हैं हम। अच्छा, रियान से वैल्यूएट करके कपड़ा बना रहे हैं। ये फैक्ट्री देखें, इससे पहले इट वाज फुल विद द लूम्स, लेकिन जिस तरह बहरान आया, जिस तरह चीज़ें रही हैं, ये पिछली ये सारी लूम्स बिक गई। ये बताएं कि ये जो यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी पहले तो मुझे वर्किंग बताएं, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, किस लेवल पर, किस पैमाने पर काम हो रहा है? जी, ये एक पावर लूम की एक अमूमी फैक्ट्री है और यहाँ के ऊपर 48 लूम्स थी, लेकिन जो 2 साल पहले एक बहरान आया जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी गिरी, उस बहरान में हमारे पूरे पावर लूम में 50,000 पावर लूम सेक्टर में से 50,000 लूम सड़कों के ऊपर बिक गई। आलू प्याज टमाटर से भी सस्ती 45 रुपये किलो। तो ना सिर्फ वो लूम्स बिकी बल्कि उससे जुड़े हुए लोगों का जो रोजगार था वो भी मुतासर हुआ। हाँ जी, उससे हमारा बहुत सारे 10,000 से ज़्यादा वर्कर उस वक्त बेरोज़गार हुआ। 2-2.5 हज़ार हमारा मालक जो बल्कि मकरूज नहीं हो गए, वो दिवालिया हो गए। उसमें लोगों ने खुदकुशियाँ भी निकाली। वो एक बड़ी दर्दनाक कहानी थी जो कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल की तबाही का थी। और उसके बाद ये जब नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कुछ इंसेंटिव्स दिए बिजली के, गैस के, जिससे हमारी जो रिवाइव होना शुरू हुई, हमारी इंडस्ट्री भी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सब्सिडी दी। उन्होंने बिजली के ऊपर ये सब्सिडी दी, उन्होंने 7.5 सेंट पर यूनिट प्राइस रखी और गैस का जो था $6.5 और MMBTU उसका रेट रखा। जो कराची और फैसलाबाद में जो तकाबुल है, मुवाजना है, अगर बिजली की कीमतों का देखा जाए, ज़ाहिर है ये भी इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी इंडस्ट्री मौजूद है,
क्या कोई डिफरेंस है कीमतों का बिजली की? जी, इससे पहले डिफरेंस था गैस का। यहाँ पे जो था वो तकरीबन 1600 रुपये MMBTU रेट था। अच्छा। और वहाँ पे 650 रुपये था। अच्छा। जो कि जब असद उमर वज़ीर खजाना थे वो आए, उन्होंने एक पार बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड एक ही रेट कर दिया पंजाब और सिंध का। वो एक बड़ा उसको फ़ायदा हुआ और हमारी इंडस्ट्री को, और बिजली के ऊपर भी उन्होंने 7.5% बड़े यूनिट जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड थे इसका फ़ायदा हुआ और हमारी इंडस्ट्री भी चलना शुरू हो गई। लेकिन अब जो टैक्स रजीम दोबारा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, चूँकि ये आपको भी पता है कि ये IMF के दबाव के ऊपर आया है, और IMF की जब अपना डिक्टेट कराया उन्होंने, तो उसमें बदकिस्मती की बात ये हुई कि इन्होंने एक तो ज़ीरो रेटिंग ख़त्म कर दी जो एक्सपोर्ट सेक्टर से, और जो एक्सपोर्ट को फीड करने वाली इंडस्ट्री थी उसकी बिजली महंगी हो गई, उसके ऊपर टैक्सेस के अंबार एक दफ़ा फिर लग गए। तो अगर आप बिजली के बिलों को ही देखें तो बिजली के बिल के ऊपर एक बड़ी लंबी कतार है टैक्सेस की। एक इन्होंने QTA क्वार्टर टैरिफ सरचार्ज लगा दिया ₹1.80, वो मैं समझूँ कि ह्यूज वो इजाफा था। सर, टैक्सेस के हवाले से ताजर बहुत बात भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। टैक्सेस का मैकेनिज्म गलत है या फिर टैक्सेस बजाते खुद ही गलत है? नहीं, टैक्स तो होगा तो गवर्नमेंट चलेगी, टैक्स होगा तो पाकिस्तान के अवाम को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन टैक्स का जो कलेक्शन का तरीकाकार है, जहाँ हुकूमत ने मॉड्यूल उस तरह दिया उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना वो नाकाम हो गई। या ताजर जो है वो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का रोज़ का बिजनेस करते हैं, वो रजिस्टर्ड होना पसंद नहीं कर रहे, और सारे का सारा बोझ इंडस्ट्री के ऊपर आ गया। बल्कि बदकिस्मती यहाँ पे ये हुई, ट्रेजेडी ये पूरी ये हो गई कि उन्होंने एक चेन कंप्लीट नहीं की। स्पिनिंग मिल से धागा मिलता है, उसकी इनवाइस मिल रही है, अब उसको वैल्यू ऐड करके अगर मैं कपड़ा बना रहा हूँ तो यहाँ पर आगे हमारी इनवाइस लेने वाला कोई नहीं है। ताजर जो है, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने पहले उनको 30 अगस्त तक इंसेंटिव दिया, आप उसको 30 सितंबर तक ले गए, तो हमारी चेन कंप्लीट ना होने की वजह से जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। हम लोग जो है वो टैक्स की रिटर्न जो सेल्स टैक्स की वो नहीं करा सकते। तो इस डिले से जो टैक्स देने वाला वर्कर है या टैक्स देने वाला सरमाकार है उसको फ़र्क पड़ेगा? उसको फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट के जो टैक्स है वहाँ में जाएगा। फिर हम चोर के चोर है, एक टैक्स दे रहे हैं, फिर इंडस्ट्री के ऊपर एक चोरी का लेबल लगा दे कि ये चोर है। हालांकि लाखों लोगों का रोज़गार दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन्होंने एक टैक्स का जो नेटवर्क था उसको कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से चेन ऑफ टैक्सेस जो है वो वीविंग के बाद आकर टूट गई है, जिसकी वजह से ना टैक्स कलेक्शन हो रही है और ना हुकूमत जो है वो घुटने टेक चुके हैं मुकम्मल तौर पे। इनको चाहिए कि अब यहाँ इंडस्ट्री को भी उसी तरह लीव दें, यहाँ ये टैक्स की चेन मुकम्मल करें, ताकि फैक्ट्रीज जो है रोज़ बंद हो रही है। स्पिनिंग इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, पावरलूम इंडस्ट्री हमारी जो है हफ्ते में 10 दिन बंद रही है, जुलाई के 20 दिन हमारी प्रोसेसिंग मिल्स बंद रही हैं। अब इनको चलाने के लिए जहाँ पे लाखों लोगों का रोज़गार है, करोड़ों अरबों रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, तो हुकूमत को अपना टैक्स का जो मॉड्यूल है वो सही करना पड़ेगा। बहैसियत चेयरमैन, क्या आपने तजावीज़ दी, क्या आपकी मुलाकात हुई जो ज़िम्मेदारान है उनसे, और आपने कोशिश की कि उन्हें बता सकें, अपने मसाइल से आगाह कर सकें? ये भी अब मजाक ही रह गया जी। शब्बर जैदी साहब जो तशरीफ़ लाए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, बड़ी खुल के बातें हुई, उनको हर चीज़ बताई गई और उनको अदराक भी चीज़ों का था। हम लोग खुद इस्लामाबाद 7-8 मीटिंग्स में तो हम गए हैं, उनको रिटर्न भी तजावीज़ दी हैं, बोल के भी बताया है, उनको हर चीज़ का पता है, लेकिन वादे वहाँ पर हो जाते हैं पिछली हुकूमतों की तरह। अभी तक उन्होंने हमसे कहा था जी कि हम टर्नओवर टैक्स जो है आपका 0.25 कर देंगे, 0.15% से, फिर हमारा जो बाकी एडवांस टैक्स वगैरह थे ये सारे कर देंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशंस नहीं आए। जब नोटिफिकेशंस नहीं होंगे तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी। तो ये चीज़ें अब ना एक इंडस्ट्री जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कम्प्लेक्स स्टेज पे खड़ी है। अगर इसको फौरी तौर के ऊपर हुकूमत ने कोई इंसेंटिव ना दिया, टैक्सेस का सिस्टम अपना सही ना किया, अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि इतनी बेरोज़गारी आएगी, लारेसेस का मामला हो जाएगा। इससे पहले देखें क्राइम रेट कहाँ पे चला गया था। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर फीडबैक हमसे ले। असल में ये जो मसाइल ये हैं कि सही स्टेक होल्डर्स को अपने साथ में बिठाते हैं, जो यस मैन होते हैं, जो पहली हुकूमतों में भी बेड़ा गर्क करके चले गए पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वही लोग इनके एडवाइजर्स बन रहे हैं। तो चीज़ें सही समझ में नहीं जा रही। मैं चाहूँगा ज़रा कुछ हमारे नाज़रीन को एक बोनस के तौर पर एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन, ये जो कपड़ा बन रहा है, ज़रा इसके तरीकाकार के बारे में भी लगे हाथों बता दीजिए, ताकि ये भी आगाही मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी हो सके। जी, जिस तरह कहते हैं ये ताना बाना मिलके कपड़ा बनता है, तो ये ताना आ रहा है जी पीछे से, और ये इसके शटल में ये बाना लगा हुआ है। अच्छा, ये स्पिनिंग मिल से धागा आता है, उसको हम रिवाइंड करके इसके ऊपर डाल देते हैं जी,
तो ये जो मशीन चलती है ताना बाना मिक्स होता है, ये फिर कपड़ा बनता है। और पाकिस्तान के हर ब्रांड का कपड़ा, खवातीन के पहनने वाला, मर्दों के पहनने वाला, आला से आला कपड़ा जो है वो इन्हीं लूम्स के ऊपर तैयार होता है। जो हमने कपड़े पहने हुए हैं इस वक्त ये भी इन्हीं फैसलाबाद की लूम से तैयार हो जाते हैं। पहने हुए हैं, जो मैंने पहने, हमारे सारे क्रू ने पहने हुए हैं। और पाकिस्तान की पूरी आवाम, खास हो आम, वो उसी क्वालिटी के हिसाब से ये सारा पहले जो हाथ से खड़ी होती थी ये उसी को अब मशीन के जरिए ऑपरेट किया जाता है, वही चीज़ है जी। ये अब तो बल्कि इससे भी ज़्यादा आगे की किस्में आ चुकी हैं। ये तो 100 या 125 RPM पे चलती है, अब तो 500-700 RPM पे चलने वाली 30 मशीन्स भी आ गई हैं जो एनर्जी एफिशिएंट हैं, जिन पर वर्कर्स कम चाहिए होते हैं। तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पाकिस्तान में बन रहा है। दुनिया के बेहतरीन जो कंपनीज हैं, दुनिया के बेहतरीन स्टोर्स हैं, पाकिस्तान के माल लेते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत रिच कंट्री है सोर्सेज के हवाले से। सिर्फ हुकूमत की तवज्जो और एक राइट डायरेक्शन चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया रामे साहब। नाज़रीन, आपने वहीद रामे साहब की गुफ्तगू सुनी। राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है, सही समत में जाने की ज़रूरत है, तभी मामला दुरुस्त हो सकते हैं। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हज़ारों वर्कर्स हैं जिनके घर का चूल्हा जलता है, जो डेली बेसिस पे यहाँ पर काम करते हैं। अगर एक दिन भी हड़ताल होती है या पहिया बंद होता है या किसी वजह से भी हुकूमत की किसी पॉलिसी की वजह से कारोबार मुतासर होता है तो उनका घर मुतासर होता है, उनके बच्चे मुतासर होते हैं, उनके पेट नहीं भरे जाते, क्योंकि घर का चूल्हा सिर्फ इस जगह पर काम करने या जैसी जो दीगर जगह हैं वहाँ पर काम करके जो डेली की वेजेस हैं, डेली का जो कमाई करते हैं, वो उसके साथ ही उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है, उनका घर का चूल्हा जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल हुकूमत को सही पॉलिसी बनाने की और सही समत में चलने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट जनाब ज़िया अलमदार हुसैन साहब के साथ, और ये स्टिचिंग यूनिट पीछे काम कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे इनसे। लेकिन मैं ज़्यादा पहले आपसे ये जानना चाहूँगा सर, बड़ी नशिस्तें हुई हैं, मुज़ाकरात भी हम खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा और वर्कर भी ये जानना चाहता है कि आखिर इन मुज़ाकरात में बात क्या होती है, डेडलॉक कहाँ पर है? सर देखें, हमने हुकूमत को बहुत कोशिश की समझाने की कि आप ये जो 17% GST लगा रहे हैं, ये इसकी बेसिकली हमें ये एतराज़ नहीं है कि GST ना लगाएं, हमें ये भी एतराज़ नहीं है कि आप टैक्स इकट्ठा ना करें, हमें ये भी एतराज़ नहीं है कि ये जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे आप ना लें। हम तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अंडर हैवी टैक्स है। फ़र्ज़ करें आप इस वक्त एक एक्सपोर्ट अदारे में खड़े हैं, हमारा पहली बार हुआ है, हमने पिछले 20 साल से हर साल हमारी ग्रोथ हुई है, लेकिन इस साल जब इन्होंने शुरू में आए, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमसे वादा किया, असद उमर साहब आए, उन्होंने हमें एनर्जी में रिलीफ दिया, उन्होंने हमें गैस में रिलीफ दिया, तो ये एकदम आपके सामने है, एक्सपोर्ट में बूस्ट आया। तो अभी जो 17% पिछले 2 महीने से इन्होंने इम्पोज किया है, उसका इफेक्ट ये हुआ है कि बायर जो है वो भी खौफज़दा हो गया है कि यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देंगे तो सारा लोगों का वर्किंग कैपिटल जो है वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो सही, तो उसका इसलिए हमें अब ज़्यादा ऑर्डर ही नहीं आ रहे। आपने सारी फैक्ट्री घूम के देख ली है, ये किसी ने को बंद करने के लिए तो नहीं लगाई, ये करोड़ों रुपए की इस पे इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे अब ये बताएं कि मेरे पास काम करने के लिए पैसे हों और वो आप रख लें, या किसी आदमी हाथ भी बांध दे, पाँव भी बांध दे और उसके बाद कहे कि अब आप इससे फाइट करो और उसका वेपन भी ले ले, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो रिलीफ दिया गया था असद उमर साहब की तरफ से गैस और बिजली की कीमतों में, ये बरकरार है या वापस ले लिया गया? सर ये अभी तक तो बरकरार है, लेकिन अब वो रिलीफ जो है वो बहुत थोड़ा है और उसके अगेंस्ट जो तकलीफ है वो बहुत बड़ी है। अच्छा ये बताइएगा सर कि चूंकि एक्सपोर्ट होता है सारा माल, आपने बताया डॉलर की कीमत आपको पता ही है, जिस तरह से इसमें उखाड़ पछाड़ होती रही है और अब डॉलर कहाँ तक पहुँच गया है। आपके जो ऑर्डर्स पहले के आए होते हैं, जाहिर है वो पुरानी कीमत पर होते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है और फिर किस तरीके से उसको आप फिर मेंटेन करते हैं? नहीं देखिए सर, जो एक्सपोर्ट है ना उसमें तो डॉलर इंक्रीज होने का एक बार एडवांटेज होता है, फ़ायदा होता है आपको, एक बार फ़ायदा होता है,
लेकिन उसके साथ जो नुकसान ये होता है कि हमारा 100% रॉ मटेरियल जो है ना, डाइस केमिकल बाहर से आने होते हैं और हमारे तो बटन तक बाहर से आते हैं, लेबल बाहर से आते हैं। हमारी असल पूरी दुनिया में ये है कि आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करें जो बांग्लादेश मॉडल है और उसमें 20-25% इंक्रीज करें, आपकी लोकल लेबर इन्वॉल्व हो जाए और आप उसको री एक्सपोर्ट कर दें। हमारे मुल्क में एक बिल्कुल ही अपोजिट ट्रेंड है। यहाँ पे फर्ज करें हमने अगर इंपोर्ट करनी है पॉलिएस्टर, उस पर 52% ड्यूटीज़ है। अगर हमने इवन कॉटन इंपोर्ट करनी है तो उसके ऊपर भी, कॉटन के ऊपर भी अब 10% ड्यूटी लगा दी है। अगर हमने यार्न इंपोर्ट करना है उसके ऊपर भी ड्यूटी लगा दी है। तो ये हम चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ओपन करें ताकि जो बांग्लादेश का मॉडल है, अगर हम खुद नई चीज़ें ठीक कर सकते तो हम वो चीज़ें अडॉप्ट कर लें जो कि दुनिया जैसे आगे। आपके सामने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो है वो 35 बिलियन क्रॉस कर गई है और उनका टारगेट ये है कि 71 to 21 उनके 50 साल पूरे होने हैं, उन्होंने 50 बिलियन को टच कर जाना है। हम क्या करते हैं कि बार बार तजर्बे करते हैं। ये 17% वाला तजर्बा बेनज़ीर के दौर में शुरू हुआ था और ये फेल हो चुका। फिर यहाँ पे जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई तो उन्हें इसको एक्सपोर्ट को ज़ीरो रेटिंग किया, उससे ये बढ़ी। फिर जब नून लीग की आई उन्होंने फिर इसके ऊपर, अगर हमारे बताने पे भी उनको समझ नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है। तो अंजाम क्या होगा फिर सारे सोच? अंजाम यही होगा। देखें सर, अंजाम क्या है आपके सामने। हम ये कहते थे कि पिछली हुकूमतों ने बहुत लोन लिया, वो 91 बिलियन से हम एक साल में 105 बिलियन पर पहुंच गए। आपके सामने हमारे ऊपर तकरीबन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 12,000 यूनिट नीचे गिर गया। 12,000 यूनिट का मतलब ये है 2800 अरब रुपया। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट है। इसके साथ अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें तो ये 6-6.5 पे था, ये 13.5 पे चला गया। तो ये हमारा तो कोई पैरामीटर इस वक्त सीधा नहीं है। आपके सामने ये लोग काम कर रहे हैं ना, आप यकीन करें कि अब मैं आज ही, क्योंकि हमने सेल टैक्स की पहली रिटर्न चली गई है, मैंने आज ही देखा है कि जितना हम पूरी फैक्ट्री को सैलरी देते थे उतने ही पैसे सेल टैक्स में चले गए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आपने, बहुत शुक्रिया। और हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमेशा समा पहले भी हमारे साथ था और आप हर खुशी और गमी के समा पर हमारे साथ हो। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ज़िया साहब की, और ये जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं इनके बारे में हुकूमत को सोचना होगा, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं हुकूमत में आने से पहले तो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों में ये याद रखिएगा कि इन सब की नौकरियां भी स्टेक पर लगी हुई हैं, क्योंकि ये सरमाकार, ये ताजर हजरात, ये जो बिजनेसमैन तबका है, इसे रिलीफ आप ज़रूर दें। उसकी वजह यह है कि इनसे इन सब लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और टैक्सेस लगाने चाहिए। ज़ाहिर है जो टैक्स नहीं दे रहा उसे टैक्स नेट में लाना चाहिए, लेकिन इसकी बाकायदा मैकेनिज़्म होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी खुद बिजनेसमैन तबका, उनके साथ बैठकर एक मैकेनिज़्म तश्कील देना चाहिए जिसके बाद कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ सके। यही आज की कोशिश थी कि जो टेक्सटाइल दम तोड़ रही है या ज़बू हाली का शिकार है उसकी बेहतरी के लिए ना सिर्फ तजावीज़ आप तक पहुँचाए जाएँ बल्कि जो हालात इस वक्त मौजूद हैं मुल्क में, ख़ास तौर पर फैसलाबाद पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में, वो भी आपको दिखाए जाएँ। इसी पैगाम के साथ कि बेहतरी आएगी, तब्दीली वाकई मुस्बत अंदाज में आएगी। ज़शान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।